हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं काफ़ी समय के बाद आप सभी से रूबरू हो रही हूँ। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का विषय। कक्षा 12 जो कि मैक्रो हम कर रहे थे, तो मैक्रो के अंदर अब तक हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय आय के निकालने की तीनों विधियों के बारे में। पहली विधि थी हमारी वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों विधियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल भी हमने किए हैं। इसके बाद इन चैप्टर्स के अंदर जो बाकी के कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसे निजी क्षेत्र की आय जो कि निवल घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को आय प्राप्त होती है वो, इसके अलावा निजी आय, व्यक्तिगत आय, प्रयोज्य आय, ये कुछ 3-4 टॉपिक्स हमारे हैं जो कि राष्ट्रीय आय के चैप्टर में हमारे बचते हैं। आज उन्हीं तीनों चारों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से कैसे उन्हें निकालेंगे और अगली वीडियो के अंदर उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। इसके जो हमारे टॉपिक रहते हैं उनमें से पहला टॉपिक है हमारा निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय। दूसरे नंबर पर आता है हमारा निजी आय, तीसरे नंबर पर आता है हमारा व्यक्तिगत आय और चौथे नंबर पर आता है प्रयोज्य आय। तो ये 4 चीजें हम आज के लिए सीख लेंगे। तो इन चारों चीजों को निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। हम शुरुआत करें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से। ये मैंने यहाँ पर एनडीपी ली है जो कि फैक्टर कॉस्ट पर कारक लागत है। तो चाहे हमें निजी क्षेत्र की को घरेलू क्षेत्र से क्या प्राप्त होता है वो निकालना है, चाहे हमें निजी आय निकालनी है या व्यक्तिगत आय निकालनी है या प्रयोज्य आय निकालनी है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे आसान है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का आप सभी को पता है, यानी कारक लागत पर। फैक्टर कॉस्ट है कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होता है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, ये इसे हम निवल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, सीधा घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। पहले नंबर पर जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, इसके अंदर 2 चीजें शामिल होती हैं। पहली बात ये आपको याद रखनी है कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक है। तो निवल घरेलू उत्पाद तो यही हमारा है। तो जो ये निवल घरेलू उत्पाद है, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो निवल घरेलू उत्पाद का वो हिस्सा जो निजी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, एक निवल घरेलू उत्पाद वाली वो हिस्सा जो सरकारी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक वो हिस्सा जो निजी क्षेत्र से प्राप्त होता है और एक वो हिस्सा जो सरकारी क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगर हमें पहले नंबर पर ये चीज हमें निकालना है, निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक। पहले अगर हमें ये चीज निकालनी है कि निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, दोनों की अलग अलग निवल घरेलू कारक आय। तो अगर इस एनडीपी में से हम सरकारी क्षेत्र का जो हिस्सा है निवल घरेलू कारक आय का, वो अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा ये रह जाएगा। तो इसके लिए अगर हमें निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय अगर हमें निकालनी है, तो हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का की एनडीपी है उसे हम माइनस कर दें। तो अगर सीधे सीधे हमें सरकारी क्षेत्र का निवल घरेलू उत्पाद दे रखा है तो हम पहले एनडीपी निकालेंगे, उसमें से फिर हम इसको माइनस करेंगे, तो हमारा निजी क्षेत्र का निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय आ जाएगा। अगर सीधे सीधे हमें ये नहीं दे रखा तो हमें क्या दिया हुआ होगा, हमें ये 2 चीजें दी हुई। सरकारी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय की 2 कंपोनेंट होती है। पहला, विभागीय उद्यमों को संपत्ति व उद्यमवर्ती से प्राप्त आय। ये चीज आपको याद करनी होगी कि सरकारी क्षेत्र को जो एनडीपी का हिस्सा है उसके अंदर 2 चीजें शामिल होती हैं। पहली, विभागीय उद्यमों की संपत्ति व उद्यमवर्ती से प्राप्त आय और दूसरी गैर विभागीय उद्यमों की बचती। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा सरकारी क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जो उसे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से प्राप्त होता है। तो अगर हमें सरकारी क्षेत्र ऐसे ही दिया हुआ है तो हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से उसे माइनस कर देंगे, हमारा निजी क्षेत्र का हिस्सा आ जाएगा।
अगर हमें सरकारी क्षेत्र नहीं दे रखा तो हम ये दो चीजें देखेंगे, ढूंढेंगे, और जो विभागीय उद्यमों की व्यक्ति संपत्ति व उद्यम वर्ग से प्राप्त आय है और जो गैर विभागीय उद्यमों की बचते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये निजी क्षेत्र का जो हिस्सा है वो हमारा आ जाएगा। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है उसमें जो हमारा निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसकी हिस्सेदारी हमारी आ जाएगी। तो पहली चीज हम ऐसे निकालेंगे, जब हमारे पास निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय आ जाती है तो हम फिर क्या करेंगे कि जो निजी क्षेत्र का हिस्सा है इसके अंदर अगर हम ये चार चीजें प्लस करें, ये आपको याद रखना है कि निजी क्षेत्र ये कैसे निकाला, ये आप सभी को पता चल गया। हमने सरकारी क्षेत्र को माइनस कर दिया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से। फिर हमारे पास निजी क्षेत्र का हिस्सा रह गया। इस हिस्से के अंदर अगर हम चार चीजें प्लस कर दें, जोड़ दें, कौन सी चार चीजें? पहली चीज विदेशों से निवल कारक आय, यानी कि नफिया, विदेशों से कारक आय, विदेशों से निवल कारक आय, तो यानी कि नफिया हम इसके अंदर प्लस कर दें। दूसरी चीज राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, और तीसरी चीज सरकारी क्षेत्र से प्राप्त चालू हस्तांतरण, और चौथी चीज शेष विषय से प्राप्त चालू हस्तांतरण। ये चारों चीजें आपको याद करनी होंगी। एक नफिया है, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज है, और तीसरे और चौथे नंबर पर दो चालू हस्तांतरण है हमारे, एक सरकारी क्षेत्र से प्राप्त और दूसरा शेष विषय से प्राप्त। तो निजी क्षेत्र की जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की हिस्सेदारी थी उसके अंदर ये चार चीजें, नफिया, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, सरकारी क्षेत्र का चालू हस्तांतरण और शेष विषय का चालू हस्तांतरण, जब इन चारों चीजों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आएगी निजी आय, जो कि हमारी दूसरी चीज थी जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी। तो जब हम इन चीजों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास निजी आय आ जाएगी, प्राइवेट इनकम आ जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पहले हमने क्या किया? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से गवर्नमेंट सेक्टर की जो हिस्सेदारी थी उसे माइनस कर दिया। फिर हमारे पास निजी क्षेत्र की जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी आ गई एनडीपी की, उसमें हमने ये चार चीजें प्लस कर दी तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमें प्राइवेट इनकम प्राप्त होगी, ये हमारी निजी आय है। इसके अलावा इस निजी आय में से ये दो चीजें अगर हम क्या कर दें? माइनस कर दें, ये भी आपको याद रखना होगा। पहली चीज है हमारा निगम कर, जो प्राइवेट हमारा सेक्टर था उसकी जो कंपनियों के ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं वो निगम कर, और दूसरा उनके अवितरित लाभ। अगर इन दो चीजों को हम क्या कर दें? माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगी व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम। तो ये चीज आपको याद करनी होगी, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से आप शुरू करें, उसमें से सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी को माइनस करें, हमारे पास निजी क्षेत्र आ जाएगा कि आय आ जाएगी। और अगर निजी क्षेत्र की आय ही सीधी दे रखी है तो उसके अंदर हम अपने ये चार कंपोनेंट जोड़ देंगे तो हमारी निजी आय आ जाएगी, प्राइवेट इनकम आ जाएगी। और प्राइवेट इनकम में से हम ये दो चीजें, निगम कर और अवितरित लाभ, इनको माइनस कर दें तो हमारे पास व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम हमारी आ जाएगी। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, प्राइवेट इनकम अलग है, पर्सनल इनकम अलग है। प्राइवेट इनकम में से निगम कर और अवितरित लाभ को माइनस करने के बाद हमें हमारी पर्सनल इनकम प्राप्त होती है। इसके बाद लास्ट की चीज रह जाती है हमारी प्रयोज्य आय। तो प्रयोज्य आय को कहाँ से निकालेंगे हम? जो व्यक्तिगत आय है उस व्यक्तिगत आय में से दो चीजें और हमें माइनस करनी है। क्या करनी है? माइनस करनी है। कौन सी चीजें हैं? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर, जो हमारे डायरेक्ट टैक्स लगते हैं जैसे इनकम टैक्स वगैरह लगता है, हमारे अपने पर्सनल आय के ऊपर जो हमारे टैक्स लगते हैं उन टैक्सों को हम माइनस करेंगे। दूसरा जो सरकारी प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियां हैं उन सबको अगर हम माइनस कर देंगे तो इसके बाद हमें मिलेगी प्रयोज्य आय। प्रयोज्य, ये हमारे लास्ट का टॉपिक, प्रयोज्य आय, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रयोज्य यानी खर्च करने योग्य आय, खर्च करने योग्य आय जिसे हम खर्च कर सकते हैं। तो जब जो हमारी पर्सनल इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगा वो टैक्स, और उसके अंदर जो सरकारी प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियां थी वो सब भी अगर हम उसमें से क्या कर दें? निकाल दें, माइनस कर दें, तो ये हमारी खर्च करने योग्य आय, प्रयोज्य आय हमारे पास होगी। प्रयोज्य आय जिसे हम खर्च कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं, कुछ भाग का तो हम क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, और कुछ भाग का हम क्या करते हैं? अपने आगे के लिए सेव करते हैं, बचत करते हैं। तो प्रयोज्य आय वो आय जिसे हम
यूज कर सकते हैं, जिसे हम खर्च कर सकते हैं, चाहे हम उसका उपभोग करें, चाहे हम उसको अपनी सेविंग्स के रूप में बचा कर रखें। तो इस तरह से हमारे चारों टॉपिक हो गए हैं। पहला, निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, दूसरे नंबर पर हमने निजी आय, तीसरे नंबर पर व्यक्तिगत आय और चौथे नंबर पर परियोज्य आय। तो इसका आसान तरीका मैंने बताया है कि हम शुरू कहाँ से करें, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से करें, उसमें से गवर्नमेंट सेक्टर की जो हिस्सेदारी है उसको माइनस करें। गवर्नमेंट सेक्टर की हिस्सेदारी नहीं है तो हम इन दो पार्ट को विभागीय उद्यमों की संपत्ति व उद्यम वर्ग से प्राप्त आय और गैर विभागीय उद्यमों की बचती, इनको हम जोड़ेंगे और जोड़कर जो हमारा सरकारी क्षेत्र की आय हो जाए उसे हम एनडीपी में से माइनस करेंगे तो हमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी प्राप्त होगी। उसके अंदर हम चार चीजों को प्लस करेंगे। पहले नंबर पर मैंने बताया नफिया, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज और दो तरह के चालू हस्तांतरण। ये चीजें हमें जोड़नी है। जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, निजी आय प्राप्त होगी। निजी आय प्राइवेट इनकम में से अगर हम दो चीजें माइनस करते हैं, कौन कौन सी, पहला निगम कर, दूसरा अविक्रय लाभ, तो हमें पर्सनल इनकम प्राप्त होगी, व्यक्तिगत आय प्राप्त होगी। व्यक्तिगत आय में से भी अगर हम दो चीजें माइनस करते हैं, कौन कौन सी, जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो, और सरकारी प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियां, तो हमारे पास प्रयोज्य आय बचेगी। प्रयोज्य आय यानी कि जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम खर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, उपभोग और खर्च, ना उपभोग और बचत। तो ये हमारा आज का विषय। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इन सभी जो हमारे ये टॉपिक्स थे इनके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए, अब के लिए इतना ही। धन्यवाद।